आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल खान जी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं हक इंसाफ पार्टी के। इनसे हम जानेंगे कि डीडीसी इलेक्शंस को देखते हुए क्या नज़रिया है इनका। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू थैंक यू। सर, कैसे देखते हैं आप इन डीडीसी इलेक्शंस को? अगर हम पंचायत इलेक्शंस की बात करें, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सरपंचेस को इतनी पावरें दी जाएंगी। बीडीसी इलेक्शन की अगर हम बात करें, जो बीडीसी चेयरमैन्स हैं उनके लिए अभी तक कोई ऑफिस भी सिलेक्ट नहीं हो पाया है, और अब जो है डीडीसी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। क्या जिस तरह के दावे किए जाते हैं उस तरह की डेवलपमेंट्स क्यों नहीं होती हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सवाल भी बड़ा अहम पूछा है कि ये जिस वक्त इन्होंने लास्ट ईयर पीडीसी इलेक्शंस हुए, उससे पहले सरपंच हुए इलेक्शंस, तो उन लोगों को क्या इख्तियारात दिए गए, अभी तक उनको क्या पावर्स दी गई, वो तो हमें अभी तक नज़र नहीं आई है। अगर बीडीसी है, ब्लॉक चेयरमैन जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन जो हैं, उन लोगों को अभी तक किसी तरह के इख्तियारात, ताकत, फंडिंग और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उनको अभी तक दी नहीं गई। और इन लोगों ने अचानक इस बार जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं जानती थी, ऑल ऑफ ए सडन इन लोगों ने डिलिमिटेशन कर दी है, और उसके बाद इन लोगों ने जो है इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वर नॉट रेडी, उनको मालूम नहीं था कि उनको पता होता इस तरह की कोई इलेक्शन सामने आने वाले हैं। और ये एक तरीका, जो इतना बड़ा इलेक्टोरल जो ये एक प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है, जिसके अंदर मतलब सारी जनता को आप लेकर आ रहे हैं इस टाइम पर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तो ये चीज़ करने से बेहतर था इन लोगों को असेंबली इलेक्शंस करवाने। जो ये दिन और रात के आधी रात में जो ये इस तरह के लाज और कानून बना रहे हैं, जिसका मतलब जनता को पता ही नहीं है। आपके सामने आप देखते हैं, अब रात को सोए होते, सुबह आपको पता चलता है कि कोई नया आर्डर इन लोगों ने रिसाल कर दिया है। तो उससे अच्छा नहीं चाहिए था कि इनको कि असेंबली इलेक्शंस करवा ले। अगर आप इतना बड़ा जो आप पब्लिक को जो है आप इस वक्त एक इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजारना चाहते, तो इनको तो ये चाहिए था कि एक असेंबली इलेक्शन जो है इस वक्त करवाए जाएं, ना कि डीडीसी चाहते तो ये एक छोटे लेवल पे भी जो है जितने भी सरपंचेस पंचेस जो हैं और बीडीसीज हैं वो चुनकर आए हैं, उनको चाहिए था कि वो चुनकर इस तरह का कोई जो है सिस्टम पेश करें। डीडीसीज के ऊपर इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इलेक्टोरल एक्सरसाइज करनी, ये पैसे की बर्बादी है ये, और तमाम चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास एक श्रिंकिंग किस्म की जो इस इकॉनमी में स्टेट के पास इतने वसाइल कहाँ से आए कि ये इतनी बड़ी जो है एक्सरसाइज, एक जो है इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो है करने को तैयार हुए हैं। आपने पहले इख्तियारात दिए बीडीसीज को, आपने सरपंचिस को इख्तियारात दिए, तो आप डीडीसीज को क्या देंगे? मतलब मैंने सुना है कि इसमें तो एक एमएलए जो है उसकी भी मतलब जो है वो भी इसका मेंबर होगा। तो इतनी बड़ी चीज़, उनको पहले आप दफ्तर दो, बीडीसीज को दफ्तर दो, उनको इख्तियारात दो, उनको पावर्स दो, उनको फंडिंग दो, फिर जाके आप सोचिए कि हाँ 2 टेयर हमारी जो है कामयाब हो गई, तो अब हम 3rd टेयर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो एक इससे स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस आप देखिएगा। इसमें हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स खड़ा होना चाह रहे हैं। आपने ऑल ऑफ ए सडन, आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन रिजर्वेशन, अच्छा है वुमेन रिजर्वेशन, इन्होंने सीटें कुछ की है, SC STs को भी सीटें दी इन लोगों ने, लेकिन आपने 33% वुमेन रिजर्वेशन अभी दी है। इस वक्त वुमेन कैंडिडेट्स जो है वो निकालना मुश्किल हो गया है। मैं आपको बताइए, अब मेन पार्टीज़ हैं, उन्होंने 2-3, कहीं पर 2-4 औरतें, 5 औरतें खड़ी, इससे ज़्यादा औरतें नहीं खड़ी हैं, क्योंकि औरतों को आपको रिजर्वेशन जो है, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था, तो औरतों को आपको 10% रिजर्वेशन से शुरू करना चाहिए था। उसके बाद आपको देखना चाहिए था कि आहिस्ता आहिस्ता आप 33 को एक्वायर करते हैं। हाँ जी, अब 10% औरतों को भी पता चलेगा कि हाँ हमारा एक फील्ड में इस वक्त जो है हमारे लिए भी ओपन हो रहा है। तो औरतें ऑल ऑफ ए सडन आप औरतों को जो है घरों से निकाल कर बोलेंगे आइए इलेक्शन लड़िए, वो किस तरीके से, मतलब वो इतनी कैपेबल हैं जो किस तरीके से वो पॉलिटिक्स को समझ पाएंगी, काम करने को समझ पाएंगी? पहले उतना अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए थी। इन्होंने वो भी किया। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं हमारे जो है उस वजह से जो रह गए हैं लड़ने से, क्योंकि इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन जो है ये सारा कुछ जो है ऐलान किया। फिर डीलिमिटेशन को देखिए आप, डीलिमिटेशन में ये लोग छोटे से डिस्ट्रिक्ट को भी 14 डीडीसीज दे रहे हैं और बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट को भी 14 डीडीसीज, जहाँ से 1 या 2 एमएलए आने वहाँ भी 14 डीडीसीज है। तो फिर वो एमएलए जो ये जो एक इंस्टीट्यूट होता है, तो उसको भी आप, मैं समझता हूँ, बैक बर्नर पे ले जाना चाहते हैं। तो एमएलएस की क्या वक़्त रहेगी? यहाँ तो शायद उनकी पावर को कर्टेल करने के बारे में सोच रही है गवर्नमेंट। तो इनका एजेंडा क्या है? तो खैर वो खुद ही जानते होंगे कि क्या उनका एजेंडा है, उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन इट इज़ ऑल अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज इन्होंने की है और डीडीसी के लिए कर रहे हैं। और इससे अच्छा था कि इनको इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए इनको अच्छा था कि ये
असेंबली इलेक्शंस के बारे में सोचते, उसको आप करते, क्योंकि आप पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंटेशन JNK के साथ कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हमारी समझ से तो बाहर है। तो ये मतलब साहब क्या कारण है कि डीडीसी इलेक्शंस में जो है एक्स एमपीज हिस्सा ले रहे हैं, एक्स मंत्रीज हिस्सा ले रहे हैं, एक्स एमएलएज हिस्सा ले रहे हैं? इतना बड़ा क्या हो गया कि आम लोगों को जो है एक मौका जो मिलना चाहिए था वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है? किसी भी पार्टी में जो है उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी इसमें कूद चुके हैं, ऐसा क्या है? देखें, मे भी हो सकता है इन लोगों ने इनको बताया हो कि हम MLAs की पावर को कल्टेट करना चाहते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। तो DDCs जो बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, इसमें जो है DDCs जो है मेन जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी बनेगी। तो मे बी ये वजह है, इसलिए इनको भी लालच आ रहा है। और बड़े बड़े मंत्री रहे हुए, MLA रहे हुए, इस वक्त वो भी ये सोच रहे हैं कि ये चांस है, और कहीं ये भी डर रहे हैं। जो मुझसे बात हो रही है, मेरी आज भी काफ़ी लोगों से बात हो रही थी, सियासी लोगों से, तो वो कह रहे हैं हो सकता है MLA इलेक्शन ही ना हो, तो इसी से गुजारा करना पड़े, इसलिए दे आर जंपिंग इनटू दिस। वो इसीलिए ये लड़ना चाह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि आगे शायद ये डिले हो जाए, 2-4 साल के लिए MLA इलेक्शन जो है वो डिले होने के चांसेस हैं, इसलिए ये DDC करवा रहे हैं। तो DDC करवाने के लिए हो सकता है जो ये इस वक्त की सरकार है वो ये भी देखना चाहती हो कि इनके पाँव कितने पानी में हैं, कि वो भी चेक, दे आर ट्राइंग टू चेक द वाटर्स, और अपना जो है वो अपना वजूद ढूंढ रहे हैं कि क्या हम लोगों की अभी हैसियत बची है। जैसे गुपकार जो है अलायंस है या भाजपा जो है, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये चेक करना चाहते हैं कि इन लोगों की इस वक्त जो है पब्लिक में किस लेवल पर ये स्टैंड करते हैं। उस वजह से मे भी हो सकता है DDC इलेक्शंस उस वजह से भी हो रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े MLAs आप देखिएगा, मंत्री लड़ रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को टिकट्स नहीं दे पा रही हैं। हालांकि हमारी पार्टी भी जो है अभी नई वजूद में आई है, तो हमें कैंडिडेट्स जो है वो अप्रोच करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मतलब मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल के लोग हैं। वो तो मेरे ख्याल से खामखा कहते हैं ना, वो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन लड़ना, वो उस हिसाब से आ रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई विजन रखता हो, उनको तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप आइए। तो बाकी बहरहाल पुरानी पार्टियां जो हैं, इनको क्या कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, या इनके पास इतना वर्कर बेस नहीं है कि ये नए लोगों को चांस दें, एक फ्रेश लीडरशिप को चांस दें? तो मेरे ख्याल से इनको ये बेहतर कुछ आम जनता की वेलफेयर के लिए कोई नहीं सोच रहा है। सियासी पार्टियां जो हैं अपना ही एक वजूद बचाने के उसमें हैं, और कोरोना काल जो है वो पीक पे है, और इसी के दौरान जो है बिहार इलेक्शंस हो रहे हैं, इसी के दौरान जो है DDC इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में इसमें हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि बड़े सारे, काफ़ी सारे आप देखेंगे DC ऑफिसेज जो हैं वहाँ पे एक आम आदमी को जाना जो है गेट के अंदर इंटर नहीं होने दिया जाता है। काफ़ी सारे RTO ऑफिसेज हैं जो बंद हैं, उनके अंदर इंटर नहीं होने दिया जाता है। कोरोना का जो वो दिखाया जाता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो क्या इन इलेक्शंस के लिए वो कोरोना ख़त्म हो चुका है? ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं DC ऑफिस एंटर करना चाहता हूँ, वहाँ अलाउ नहीं किया जाता। मैं RTO ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ दूर दूर से आप जाइए जी, आपके घर ही पहुँच जाएगा, आप ऑनलाइन कीजिए और ऑनलाइन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन में लोगों को महीनों हो गए इंतज़ार करते हुए। कोई अपना लाइसेंस ढूंढ रहा है, कोई और दूसरी तमाम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन में वो वेट जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। DC ऑफिस में काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको अगर फार्म भरने जाना है इलेक्शन का, कोई बात नहीं। बिहार में अभी आप देखेंगे इलेक्शंस हुए, और बिहार में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होता है, मास्क होता है, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज की गई, तब इन लोगों ने ये सब दबा दिया कि भाई कोरोना भी कहीं चल रहा था, वो सबको कैसे भूल गया इन इलेक्शंस के दौरान। और अब वहाँ इलेक्शंस ओवर हो गए हैं। अब मैंने सुना दिल्ली में शायद नाइट कर्फ्यू भी लगने वाला है, और दोबारा से वो शुरू करेंगे। इन्होंने इस पैंडमिक को इसको भी पोलिटिसाइज कर दिया है इन लोगों ने। जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ कोई कोरोना नहीं है, जब इलेक्शंस जो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद दोबारा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस शुरू कर दी जाएंगी। ये बड़ी अजीब बात है। इस वक्त पैंडमिक में इनको ये क्या ख्याल आया है? इस वक्त लोगों को, हम सबको कह रहे हैं कि घरों में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरली घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। आप देख लीजिए यहाँ पर लोग जो एक कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहा है, उसकी हालत देख लीजिए, वो इतनी बड़ी बड़ी रैली लेके जा रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप मुझे बताएं, इनकी प्रोटेक्शन का आपने क्या सोच के रखा है कि ये लोग कोरोना से ये संक्रमित नहीं होंगे? क्या इनको इन्फेक्शन नहीं होगा? जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या लड़ा रहे हैं, ये इसमें अपने साथ अपने पीछे लोगों को, जनता को चला रहे हैं, जहाँ ये मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा नहीं है? ये
इन्होंने डिजीज़ को भी जो है पॉलिटिसाइज किया है। ये डिजीज़, इस डिजीज़ को ये यूज़ कर रहे हैं कैसे लोगों को ये जो है मतलब इनके ऊपर सख्ती कर सके, यही हाल हो रहा है। आज आप देख ले भाई, आपने मास्क नहीं डाला है, आपके ऊपर हज़ारों रुपये जुर्माना करेगी सरकारें। तो ये, लेकिन जिस वक्त ये पोल या इलेक्शन से रिलेटेड कोई काम है, रैलीज़ हैं, ये दूसरी तमाम मीटिंग्स हैं, इसके ऊपर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं है, कुछ नहीं है इनके ऊपर। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये जाहिल है या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिलाल साहब, आखिर में आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से वो जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें, और जिस तरह से एक शुरू से ही एक वोट जो है पैसे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे, कहीं शराब की थैली पे जो है वोट को ख़रीदा जाता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता को, किस तरह से वो अपना नुमाइंदा है वो चुनें? देखिए, मैं लोगों से एक ही बात कहूँगा कि मेहरबानी करके आप बड़ी पार्टियों को मत देखिए। बड़ी पार्टियों ने काफ़ी सालों से हुकूमतें की, इन्होंने सिस्टम चलाने की कोशिश की, नाकाम हो गए ये लोग। और बड़ी बड़ी पार्टियों को आप मत देखिए। आप देखना है तो आप कैंडिडेट को देखिए कि कैंडिडेट की, आपका अप्रोच उस कैंडिडेट के पास कैसा है। आप क्या उसके पास जाकर अपने मसले कम से कम बयान तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितना अच्छा आदमी है, क्या वो पीछे क्रिमिनल तो नहीं है या किसी और तरह के चीज़ों में बिजी तो नहीं है, समझे? आप ऐसे बंदे को देखिए जो आपके साथ अच्छी तरह बात करता हो, आपकी बातें सुनता हो। तो मैं ये कहूँगा कि हमने भी अपनी पार्टी के दरवाजे खोल के रखे कि जिसको भी टिकट चाहिए, अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो हम आपको टिकट देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको फंडिंग मिलेगी हमारी पार्टी से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, कोई भी पार्टी इस तरह से नहीं करती है। और आप भी जो है बड़ी पार्टियों के चक्कर में मत रहे, ये आपको पहले भी बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे, आज भी बनाएंगे, और इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे भले ही अच्छा है अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है आपके साथ उठता बैठता हो, आपकी बातें सुनता हो, आपके साथ चलने को तैयार हो। मेरी इतनी गुजारिश है आम जनता से। शुक्रिया सर, मेरे से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे मेरे साथ बिलाल खान साहब, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं हक इंसाफ पार्टी के, जिन्होंने अपने व्यूज़ साझा किए डीडीसी इलेक्शंस को लेकर। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।